ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जैम एमए का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे सिलेबस में, ये यानी ये जो आपका गेट स्टैट्स का पेपर होगा ना उसके ये सिलेबस में। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना इजी है ना। देखिए पोलर में चेंज कर लीजिए, जब पोलर में चेंज कीजिएगा ना तो आर जो है ना डिनोमिनेटर में बच जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यह लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो या आपने एक्स स्क्वायर, या आपने एक काम और भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को 0 पुट कर दीजिए, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन को अप्रोच कीजिए, उस केस में भी यह इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी यह तो क्लियरली दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब बात है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0, तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे चेक किया, क्या क्या, सॉरी एक मिनट, क्वांटिटी कैसे चेक किया, एच पुट करके करते थे कुछ चेक। एक मिनट रुकिए ना, साउंड ना यहाँ से आ रहा है ना, मैं थोड़ा साउंड को वहां से कनेक्ट करता हूँ। अब बोलिए तो, हेलो। क्वांटिटी चेक कैसे किया करके दिखाएंगे, वो सब भूल गया। ठीक, कंट्रोल एच। ये जब भी होमोजीनियस में होगा ना तो आप पोलर से कर लीजिए, सबसे बेस्ट वे यही आपके लिए, आप पोलर में चेंज कर लीजिए, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, हाँ r कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, हाँ, तो अपॉन में आर स्क्वायर बच जाएगा ना इधर से, और यहाँ हो जाएगा आपका x यानी कॉस 2 थीटा लिख दूं डायरेक्ट, तो ये कहाँ, ये अब डज नॉट एग्जिस्ट होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो फिर इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो ये मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना, तो यानी कंटीन्यूअस तो नहीं होगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ। या मैं दूसरा भी ये बोल रहा था ना कि देखो जब ये प्लेन में होता है ना, तो हर पाथ के अबाउट मेरा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, हर पाथ के अलोंग, ईच पाथ के अलोंग। तो यदि आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, तो उस केस में आपका वाई 0 हो जाएगा ना, तो वही मैं बतला रहा था कि आप 0 पुट कर दीजिए, और मुझे ओरिजिन को ये अप्रोच करना है, ओरिजिन यहाँ है, ठीक है, तो मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो y 0 हो गया। तो क्या x y नॉट इक्वल टू 0 लिखा है ना, कहाँ पर, हाँ तो क्या दिक्कत है, ये तो मैं इस पर चल रहा हूँ ना, x, y नॉट इक्वल टू 0, 0 का कहने का मतलब कि x और y साइमल्टेनियसली 0 नहीं होगा। ओके ओके क्लियर है, ओके। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर बचेगा, तो ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। जब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0। तो पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन यही है ना, यानी आपको दोनों चेक करना है, दोनों चेक करना है, एफ एक्स और एफ वाई दोनों चेक करना है। तो मेन चीज पहले डिफिनीशन है, यदि आप डिफिनीशन लिख दीजिएगा ना तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस 10% कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और जो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते एरर करते हो, मिस्टेक्स करते हो, वो वाला पार्ट है। तो डिफिनीशन लिख देंगे तो 90% काम हो गया। तो 0 प्लस एच यानी h, 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच, आप यहाँ पुट कर दीजिए। जब आपका x और y एक साथ 0 नहीं है तो आपका फंक्शन की वैल्यू यहां से पिक होगा, तो आप पुट कर दीजिए, क्या होगा, h स्क्वायर अपॉन h टू द पावर 4, यही ना, माइनस 0, सही है, अपॉन h, ये क्या हो गया, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा ना, या माइनस इंफिनिटी कुछ भी बोल लो, क्योंकि पावर ऑड होगा ना इस केस में, तो प्लस माइनस में कुछ खैर मींस फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स और आपका एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो सिमिलरली एफ वाई के लिए चेक कर लीजिएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्लियर है आपका विकी?
ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला Yes, sir. आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मालूम है तो बस आपको केवल एप्लीकेशन डेर- करना। हाँ बोलिए। डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता था ना हाँ, ये लिमिट partial- वाली फॉर्म से जो हाँ वही है जो आप वहां पर सीखे हैं ना, वही सेम चीज यहाँ पर भी है। वन वेरिएबल में वहां के एच होता था, ए प्लस एच, यहाँ ए कॉमा बी हो गया, ए प्लस एच कॉमा बी, ये मेन फॉर्मूला होता है। fx plus h minus fx divided by x plus h minus x होता था, तो इसमें x को 0 पुट कर दिया, खाली h बच गया। नहीं वो कहा है इसलिए मैंने जीरो पुट कर दिया, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी जीरो कॉमा जीरो है। हाँ मतलब एक अभी यहाँ पे 0 के बाद। हाँ। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी कह रहा है कि यह फाइनाइट होगा और ऑप्शन डी कह रहा है कि यह भी फाइनाइट होगा। तो मैं ऑप्शन पहले डी को चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है तो थोड़ा काम आसान होगा। हाँ, या चलो ऑप्शन डी सी को ही चेक कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्वायर रूट लीजिए डी में और जीरो को छोड़ लीजिए, सिंगलटन पॉइंट है ना, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, डी एक्स डी वाई, ये मॉड का ये स्क्वायर रूट, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग। अब आप इसको पोलर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है ना, तो आप पोलर में चेंज कर। देखिए इंटीग्रेट करना जरूरी नहीं है, बस हमें ये चेक करना है कि फाइनाइट होगा या नहीं, तो आप इसको पोलर में चेंज कीजिए। तो पोलर में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर पोलर में चेंज कीजिएगा तो आर बाहर आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई को आर डी आर डी थीटा आप लिख सकते हैं। बच जाएगा। नहीं नहीं, आर कैसे बचेगा, आर एक यहाँ से भी आएगा ना, डी एक्स डी वाई से। नीचे एक आर बचेगा और फिर ऊपर dx से एक आर आएगा और dy से भी एक आर आएगा। मीन्स आर आर टोटल कैंसल आउट हो गया ना, ये मैं कह रहा हूँ। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट मॉड कॉस 2 थीटा डी आर डी थीटा, ये हो गया, सही है। और ये क्या है, ये फाइनाइट वैल्यू देगा ना इसका इंटीग्रेशन, तो ये फाइनाइट हो गया। आप इसको चेक कर लो, यानी इंटीग्रेट करना जरूरी नहीं, बस हमें चेक करना है कि फाइनाइट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यदि नहीं होता तो ये भी दे देता ना। यदि आप निकाल रहे हो मीन्स आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो हमें केवल चेक करना था। तो ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी में क्या होगा, नीचे में आर बच जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ln r आएगा ना, और जैसे जीरो से पास कीजिएगा तो ln जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, यानी ln x टेंड्स टू जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो क्लियर है ना आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, हाँ बोलिए। डेरिवेटिव लेके ये जीरो की इक्वेट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए, वो साइन देख लेंगे ग्रेटर देन जीरो को। हाँ हाँ, तो वही है सेम चीज। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है ना, हाँ, और यहाँ पर अल्फा बीटा दो वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल दो कंडीशन दे रखा है, तो उसकी हेल्प से अल्फा बीटा निकल जाएगा, यानी अल्फा बीटा आपसे निकल गया। अब पहले अननोन था, अब नॉन हो गया, ठीक है ना। आफ्टर एफ एक्स और एफ वाई को इसमें यूज करके, इसका यूज करके तो अल्फा बीटा निकाल लोगे। तो मैं हिंट दे देता हूँ, इसका आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि टॉप क्वेश्चन नहीं है। निकालने के बाद हाँ, इसके बाद अब ये चेक करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अल्फा बीटा निकालिएगा तो हमें सी पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ही कोई ऑप्शन चूज करना है, सिंगल चॉइस है। तो हमें ऑप्शन सी के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ से ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा। यदि नहीं हुआ तो देखिए, तो ये तीनों में पॉइंट सेम है ना, तो अब 100% ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी आपको अलग से क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। यानी एफ एक्स और एफ वाई को जीरो करके एक्स और वाई अब निकालने की जरूरत नहीं है, यानी आपको अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सेम है और कहीं भी नहीं लिखा है कि दिस पॉइंट इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट। तो जब ऐसा लिखा ही नहीं है तो आप डायरेक्ट एफ एक्स से कहां पर आ जाइएगा, डायरेक्ट यहां पर आ जाइएगा।
और एफ वाई से कहां पर आ जाएगा, एफ वाई वाई पर आ जाएगा, और एफ एक्स वाई से एफ एक्स या एफ वाई से आप एक्स वाई पर आ जाइएगा। और इस पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो रहा है कि ग्रेटर देन जीरो हो रहा है कि इक्वल टू जीरो हो रहा है। यदि ग्रेटर देन जीरो हो गया, यदि ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया आपका, तो अब हम आर का साइन चेक करना है। यदि आर ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मिनिमा, और आर लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमा। यदि लेस देन जीरो हो गया तो यहीं पर क्लियर हो गया कि यह पॉइंट सैडल पॉइंट होगा, और इक्वल टू जीरो हो गया तो डाउटफुल केस हो गया, यानी अब हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं बिना चेक किए। तो जब भी आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, आपको बेसिक डिफिनीशन से करना है। तो बेसिक डिफिनीशन में भी कई क्राइटेरिया है, कई तरह की मीन्स कई टाइप के क्वेश्चंस है। तो जैसे आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो गया, तो आप एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए कि यह एफ इंटू जी का तो फॉर्म नहीं हो रहा है, एफ यूज किया है तो जी इंटू एच का तो फॉर्म नहीं हो रहा है। यदि इसका फैक्टर कर दे रहे हैं इस फॉर्म में, जी इंटू एच के फॉर्म में, तो यह पॉइंट सैडल पॉइंट हो जाएगा इस केस के लिए। इनमें जनरल, मैं इन जनरल बतला रहा हूं, आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन हो उसकी बात बतला रहा हूं। यदि आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको यह प्रूफ करना होगा कि हर पाथ के अबाउट एफ जीरो कमा जीरो पर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, या एफ जीरो कमा जीरो पर लेस देन जीरो हो रहा है। आरटी और एस कौन से डेरिवेटिव्स थे? क्या क्या बोलिए? आरटी और एस कौन कौन से डेरिवेटिव्स थे? आर आपका ये है, आर टी ये है, और एस ये है। ये आर है, ये टी है, और ये एस। ये आपको याद होना चाहिए, हर साल क्वेश्चन आता है। एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स अलग अलग होंगे इस केस में, या नहीं, इस यहाँ पर सेम होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होगा ना, हमेशा डेरिवेटिव वगैरह सब कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स मीन्स एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स हमेशा आपस में इक्वल आएगा। सैडल पॉइंट ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है क्या? क्या क्या? सैडल इन्फ्लेक्शन ही होता है क्या? नहीं नहीं, इन्फ्लेक्शन यहाँ पर नहीं आता, वो वन वेरिएबल में। सैडल पॉइंट का मतलब क्या होता है? सैडल पॉइंट का जहां वह क्रिटिकल पॉइंट जहां पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट करे। तो सुप्रीमम जैसे? क्या? सॉरी, सुप्रीमम जैसे? सुप्रीमम? सुप्रीमम और वो होता था ना इन्फीमम और सुप्रीमम। नहीं नहीं, ये यहाँ से कहाँ आ गया? सुप्रीमम इन्फीमम यहाँ कहाँ आ गया? वो भी ऐसा ही कुछ होता था ना, मिनिमम मैक्सिमम, मतलब एग्जैक्ट मैक्सिमम और एग्जैक्ट मिनिमा नहीं होता था। लेकिन नहीं, तो वो अलग चीज है ना, वो तो अलग चीज है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि वो पॉइंट जहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो, तो वह पॉइंट यानी वह क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो, तो वह पॉइंट सैडल पॉइंट होता है, ठीक है ना। और वो जो आप बोल रहे हैं वो सेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सेट नहीं है ना, यहाँ तो इंटीरियर पॉइंट, ये तो पॉइंट सेट में लाई कर रहा है ना, यानी वो कैसे ही आप अलग बोल रहे हो, उसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ओके ओके। तो ये आप चेक कर लेना, इजी है। यदि जीरो आएगा तो बतलाना, मैं अगले क्लास में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो नहीं आएगा। यदि आ गया तो आ गया तो उसका आप कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। पाथ के हर पाथ के अबाउट आपको चेक करना होगा, या आपको एक कोई ऐसा पाथ चेक करना होगा जिसके अबाउट आपका एफ जिसके अबाउट आपका एफ एक्स कमा वाई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो एक साथ हो। यानी एक ऐसा पाथ चूज कीजिए जहां पर यह कंडीशन हो रहा है, और एक ऐसा पाथ चूज कीजिए जहां पर यह कंडीशन हो रहा है। तो उस केस में उस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। तो जब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा तो वह पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? ऐसा में क्वेश्चन देखना आप ना, और भी डिस्कशन वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैं कराया हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पर चेक कर लीजिए। हाँ, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। देखिए आपका एक्सन इक्वल टू ये कुछ गिवन है, ठीक है ना, एक्सन कुछ ऐसा रिलेशन गिवन है,
अब कह रहा है कि कन्वर्ज ओनली इफ एक्स नॉट। देखिए एक्स नॉट को काउंट नहीं करना है, एक्स नॉट की हेल्प से आप x1 निकाल लीजिएगा, एक्स नॉट की आप हेल्प से x1 निकाल लीजिएगा। तो x1 क्या आएगा निकाल लीजिए, तो x1 x नॉट अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन x नॉट, यही आएगा ना। इसके लिए चूज कर लीजिए कुछ भी, तो x नॉट ऐसा चूज कीजिए कि हमारा काम बन जाए। तो मैं x नॉट की वैल्यू 4 चूज कर लूं, तो 4 यहाँ पर चूज कर लीजिए, तो 4 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 अपॉन 4 यानी 2.75। सही है। तो मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं। मुझे ये बताइए ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि एक्स नॉट आपका क्या है, पॉजिटिव है ना, तो एक्स एन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पर मुझे एम जी एम दिख रहा है, यदि मैं यहाँ पर एम जी एम अप्लाई करता हूं तो एक्शन के बारे में हमें पता चल जाएगा कि एक्शन कैसा आ रहा है। तो एम ग्रेटर देन जी एम मैंने अप्लाई किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो कितना आएगा 3/2, 3/2 का पावर 1/2। और यही क्या है, यही आपका एक्शन है, यानी यही आपका एक्शन है ना, और ये ग्रेटर देन 2 टाइम्स 3/2 का पावर 1/2। यानी एक्शन क्या होगा, ऑलवेज इससे ग्रेटर हो रहा है, ऑलवेज। तो जब एक्शन ग्रेटर हो रहा है तो मीन्स यह बाउंडेड बिलो हो गया ना एक तरह से, फॉर ऑल एन के लिए यह बाउंडेड बिलो हो गया, ठीक है ना। बाउंडेड बिलो मतलब लोअर बाउंडिंग। हाँ, इसके पास लोअर बाउंड है। ठीक ठीक, अब मैं ये दिखला दूं कि यह सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ और चाहिए, यानी इसको बाउंडेड में भी प्रूव करना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर मैं x1 निकाल लिए। देखिए x0 मैंने 4 लिया था, तो आपको x0 की तरफ नहीं जाना है, आपको x0 की हेल्प से x1 निकाल लेना। तो मैंने x1 निकाल लिया, ये आया। तो देखिए ये वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी 100%, चेक कीजिए। जब आप कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा तो यह वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी। नहीं सर, 2√3 ज्यादा 3√2 होगा ना, और √2 1.4 तो आप चेक कर लीजिए 4.2 हो ना, जाएगा। आप चेक एक्शन कर बड़ा हो लीजिए, जाएगा। ये ग्रेटर होगा, आप चेक कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं ऊपर वाला बड़ा होगा ना सर। नहीं, आप चेक कीजिए ना, माने ऐसे कैसे, आप चेक कर लीजिए ना, कैलकुलेटर है आपके पास। कर रहा हूँ ना कैलकुलेट, लाइक √2 और ऊपर √3 बच गया तो √6 हो गया। √6 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 हाँ छोटा होगा, सॉरी सर। ठीक है ना, चलिए ठीक। यानी ये मेरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि कन्वर्जन इफ एक्स नॉट ग्रेटर, यानी कन्वर्ज ओनली इफ कह रहा है ना, और कन्वर्जन इफ एक्स नॉट लेस देन 3, कन्वर्जन फॉर एनी एक्स नॉट। तो एक मैं काम करता हूं, मैं पहले कन्वर्जन चेक कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑप्शन डज नॉट कन्वर्ज कभी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हमारा दो काम होता है। पहला कि इसमें भी क्राइटेरिया है, ठीक है ना, इसमें क्राइटेरिया है, तो मैं पहले उस पर आता हूं क्योंकि वो इन जनरल है। तो हम पहले मोनोटोनिक चेक करते हैं। तो मोनोटोनिक का ये डिफिनीशन है, इसको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दिखलाने की कोशिश करते हैं। जब यह हम दिखला लेते हैं तो इसके बाद हम प्लस बाउंडेड चेक करते हैं, और मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड हो गया तो वो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी हमें मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड को चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यह ऐसा क्वेश्चन है कि यह दोनों यहां चेक करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन रिकर्सिव टाइप में ही होता है, उसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट एल अप्लाई कर देंगे, और जो लिमिट की वैल्यू आएगी उसको देख करके टिक कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो सिंगल वैल्यू आएगा तो उसमें भी केस होता है, ठीक है ना। तो वो तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं केवल इस पर फोकस करता हूं। क्वेश्चन आएगा तो करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर xn+1 निकाल लेता हूं। हाँ देखिए, यदि xn+1 माइनस xn जब चेक कर सकते हैं तब तो ये भी तो चेक कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो मैं ये निकाल लेता हूं, मैं दोनों साइड क्या कर देता हूं, ये
दोनों साइड में xn माइनस 1 को माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 3/xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1/2। ये मैं सही लिखा हूं ना, सब्ट्रैक्ट करके लिखा हूं, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, हमें मालूम है कि यह ऑलवेज पॉजिटिव है। यदि मैं इसको ग्रेटर देन या लेस देन दिखला दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। और मुझे ये बतलाइए कि xn की हर वैल्यू किससे ग्रेटर आ रहा था, आपने निकाल रखा था ना, √6 से ग्रेटर आ रहा है ना, बाई mgm से, यानी यह ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यानी यह सीक्वेंस क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया और लोअर बाउंडेड हो गया। तो जब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और उसके पास लोअर बाउंड है तो वो सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्ज करता है, तो वो कन्वर्जेंट हो गया। तो ये ऑल सी के लिए कन्वर्ज कर रहा है, यानी ऑल एक्स नॉट के लिए कन्वर्ज करेगा ना। आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स नॉट चूज कर लीजिए, सबका, यानी आप एक्स नॉट कुछ भी चूज कीजिएगा ना, उसके अकॉर्डिंग x1 एडजस्ट हो जाएगा और वो किससे ग्रेटर आ जाएगा, इससे ग्रेटर आ जाएगा। आप कोई भी चूज करके देख लीजिए। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो इसमें मेन 2 पॉइंट है, एक ये है और ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, एम ग्रेटर देन जीएम अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ ये आपके सिलेबस में है। ये क्या कर रहा है कि m5 क्रॉस 5 है, px इक्वल टू ये है, ठीक है ना, डिफाइन कर रखा है, यानी एक तरह का ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिख रखा है, बाकी कुछ भी नहीं। ये कह रहा है कि p(0) इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m, गलत बोल रहा है ना, p(0) कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m होगा ना, यानी पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गया। एवरी आइगन वैल्यू ऑफ m इज रियल, यानी m का आइगन वैल्यू रियल होगा इफ p(1) प्लस p(2) इक्वल टू 0 इक्वल टू p(2) प्लस p(3). क्या ये सही है, यानी m का आइगन वैल्यू क्या होगा, m का आइगन वैल्यू आपका रियल होगा, नहीं, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ m इज रियल इफ p(1) प्लस p(2) इक्वल टू, ये जरूरी नहीं है ना, जैसे आप कुछ इस टाइप का ले लीजिए, यहां पर एक मैं पोलिनोमियल डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, इसको p ऑफ x कर दीजिए, यानी यह p(1) भी 0, p(2) भी 0, p(3) इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो जब ये सेटिस्फाई कर गया तो, और ये 5 क्रॉस 5 का है, इसके पास 3 रियल रूट है, तो 2 इमेजिनरी रूट मिल सकता है ना, क्योंकि कहीं नहीं बोला है कि m सीक्वेंस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह इन जनरल बोल रहा है। इन जनरल के केस में ऐसा भी तो बन सकता है ना, देखिए तो क्या बन सकता है ना पोलिनोमियल ऐसा, और इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, यह ऐसा पोलिनोमियल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या सभी आइगन वैल्यू रियल दिख रहा है, नहीं ना, समझ में आ रहा है ये। मुझे पढ़ना पड़ेगा दोबारा। सही कह रहे हैं, वो आइगन वैल्यूज की इमेजिनरी हो सकती है, दो इन जनरल, दो हो सकता है क्योंकि दोनों कंजुगेट है, बोला ना, दोनों कंजुगेट है, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है। मैट्रिक्स के बारे में बोल लेता तो नहीं होता। हाँ, तब हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। देखिए आपके लिए ना ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेट क्रैक करने का, केवल आप कट ऑफ पार कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी रैंक माने बिलो 40 आएगा, केवल आप कट ऑफ पार कर जाइए उस केस में, क्योंकि जैम के बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं,
जो जैम का फॉर्म जिन्होंने भरा है, फिल किया है, वो गेट के एग्जाम नहीं देंगे, और आधे से ज्यादा उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि गेट वालों को लगता है कि केवल हमें गेट पढ़ना है, जबकि हम जैम से होके ही गेट पर आते हैं। और यही मैं समझाने की कोशिश है, ऐसा नहीं कि मेरे पास कॉल नहीं आता है गेट के लिए, लेकिन उनको जैसे जैम बोलता हूँ भाग जाते हैं, उनको लगता है कि गेट हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे, यहाँ पूछ हल के गेट पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आप केवल जैम वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका गेट निकल जाएगा। तो ये सब वही वाला पोर्शन है, सब जैम वाला पोर्शन है, ठीक है ना। ये सब मैं जैम में कराया हूं, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन डी पर आता हूं, एम इज नॉट इन्वर्टिबल इफ ये गलत बोल रहा है ना। यदि एम इक्वल टू 2i हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब ये यदि आप m ले लेंगे तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि m को आप कॉमन ले लीजिए। तो ये तो पहले ही 0 हो गया, तो क्या ये इन्वर्टिबल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है जिसका आइगन वैल्यू, सॉरी जिसका डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है? नहीं है ना, सॉरी यह इन्वर्टिबल है ना, मीन्स ऑप्शन डी नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन सी होगा। तो यहां पर भी कह रहा है कि नेसेसरली अ पोलिनोमियल इन m ऑफ डिग्री 4 इफ m इज इन्वर्टिबल, तो m तक ला सकते हैं, m टू द पावर 4 तक ला सकते हैं, ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनेगा ना। हाँ बोलिए। पहले हैमिल्टनियन तो यही बोलती है ना कि n-1 का मिल जाएगा a इनवर्स, मतलब a इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ मीन्स इन्वर्टिबल है, हाँ यह क्या हो गया, m इनवर्स बोल दिया, मीन्स इफ m इन्वर्टिबल ना, यदि इफ m इन्वर्टिबल तो आप m इनवर्स ऑपरेट कर लीजिएगा तो पावर 4 में मिल जाएगा ना। मिल जाएगा। लेकिन ये नेसेसरली बोला है, तो ये भी 100% ट्रू नहीं है। या मान लीजिए कि कुछ ऐसा आ गया, मिनिमल पोलिनोमियल ऐसा हो सकता है ना, इससे कम डिग्री का भी मिल सकता है, मिल सकता है। तो ये जो नेसेसरी बोला है ना, नेसेसरली बोला, ये गलत बोला है। लेकिन यदि प्रायोरिटी की बात किया जाए, प्रायोरिटी की, कभी कभी हमें प्रायोरिटी से भी ऑप्शन टिक करना होता है, शायद शायद आप में ही आया था ना, हम प्रायोरिटी से ऑप्शन टिक किए थे, तो इसमें भी वही है, तो इस सी की प्रायोरिटी ज्यादा जाती है। आइए इसको ट्राई करते हैं, कैसा ये क्वेश्चन। एक्सन डिफाइन किया 1/2 पाई से 0 से π/2 tan टू द पावर 1/n dt t, तो क्या देन द सीक्वेंस कन्वर्ज टू, ओके इसका कन्वर्जन चेक करना है, तो कहां पर कन्वर्ज कर रहा है? क्या अब बात ये आती है ना कि n टेंड्स टू इंफिनिटी को इंटीग्रल साइन के अंदर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। चैलेंजिंग ये है, यदि हम ये किसी तरह से दिखला दे कि n टेंड्स टू इंफिनिटी को अंदर ला सकते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब वहां पर तो दिखलाइएगा नहीं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो अब सिंपली मान लीजिए कि हम अंदर लेकर के आ गए, तो जब हम अंदर लेकर के आ गए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी π/2। कितना आंसर है, 1/4 है क्या, कोई चेक कीजिए तो। आंसर इसका 1/4 है। ओके ये π/2 पर इंफिनिटी भी जाता है ना, लेकिन ये तो वो है, क्या कहलाता है, ये लेस देन है। तो मुझे ये बतलाइए tan x जो है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, π/2 पर तो इंफिनिटी जा रहा है ना, तो 0 पर 0 देगा,
tan 1/n देगा लेस देन यहाँ पर x⁴1/n इंफिनिटी की तरफ तो नहीं जाएगा, ये तो श्योर है। और यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो किंग रूल अप्लाई करके यहाँ कॉट भी आ जाएगा 1/n dt, इसी की तरह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, dt। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xn = 1/2 पाई 0 से π/2 tan 1/n t प्लस 1/tan 1/n t। ये सही है क्या यहाँ तक? हाँ चलिए एक काम करते हैं, यहाँ हम am ग्रेटर देन gm अप्लाई कर दे क्या, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में दोनों पॉजिटिव है। अप्लाई तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो अप्लाई कर दिया जाए। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो am ग्रेटर देन gm जब हम अप्लाई करेंगे tan 1/n प्लस cot 1/n t जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट तो कर देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका i हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 कर दीजिए, 4 कीजिए और 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई 4 पाई इक्वल टू 1/4। यानी ये तो श्योर हो गया कि xn जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 होगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। देखिए मैं प्रोसीड कैसे किया, पहले ये देखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी तक जैम में पूछा नहीं टेस्ट में, क्योंकि मैं उस समय किया ही नहीं, उस पर टाइम दिया ही नहीं था। तो ठीक है देखते हैं। एक्चुअली एन इंटीग्रल साइन के अंदर है ना, तो इसलिए मैंने टाइम नहीं दिया था, क्योंकि उसमें ना कुछ क्राइटेरिया होता है। यानी जैम आईआईटी, देखिए आईआईटी जैम में आईआईटी वही क्वेश्चन पूछता है मोस्ट ऑफ केस में, या 100% ही कहिए, क्योंकि वो टॉपिक उनके सिलेबस में नहीं है। तो वो वही क्वेश्चन पूछता है कि हम लिमिट को ना इंटीग्रल साइन के अंदर अंदर बाहर कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग, और वो सही होगा क्योंकि वो उनके सिलेबस में है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो वो वही पूछेगा जो वैलिड है। जैसे हम +2 में भी ना कभी हमेशा अंदर बाहर कर देते हैं ना, +2 में आपको याद होगा कोई जेई की तैयारी किया होगा तो, और वह हम सोचते नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में था ही नहीं पढ़ने के लिए। तो जो वहाँ यदि वो दिया है तो वो होगा ही होगा, नहीं तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। नहीं सही कह रहे हैं आप, एक्चुअली में फिर भी थोड़ा मोटी लिमिट और इंटीग्रेशन चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ सिलेबस इसीलिए एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं दे सकता ना। हाँ लेकिन जो भी देगा यानी वो दिया मीन चेंज हो रहा है, इसलिए वो दिया, नहीं तो देगा ही नहीं, ठीक है। तो हम कॉमन सेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो माना कि भी कुछ देर जो हम जानते हैं +2 से वही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए, यानी मैं अंदर लेकर के नहीं आया, फिर भी तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, क्योंकि हम गेट का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपका सब कुछ सिलेबस में है। क्योंकि आपको स्टैट्स में पढ़ाया गया होगा कि हम इंटीग्रेशन साइन के अंदर या समेशन साइन के अंदर लिमिट को अंदर बाहर कब करते हैं, ये आपके सिलेबस में है। और स्टैट्स में एमएससी लेवल पर कराया जाता है, जैम लेवल पर नहीं है, लेकिन एमएससी लेवल पर है। तो इसलिए मैं अंदर लेकर के नहीं आया, ठीक है। तो कुछ देर के लिए देख लेते, यदि नहीं आया तो तुक्का मार देंगे, क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव है नहीं, टाइम तो मेरा बर्बाद होगा नहीं। लेकिन अभी हम माना कि हमारे पास समय है, क्योंकि हमारे पास करने के लिए केवल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है तो हम आराम से टाइम देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 7 मिनट है।
तो हम टाइम यदि देते हैं तो ये आ गया। यदि मैं किसी तरह से दिखला दूं कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमारा काम बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है? लोअर बाउंड में जिस तरह रिपीट करेगा तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो आइए हम को देखिए, मैं केवल कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा। आइए कोशिश कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो तुक्का मार देंगे। तो यहाँ पर मैं xn माइनस वन सॉरी xn माइनस xn माइनस वन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 से पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा tan 1/n और मैं अंदर में लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है ना। मैं अंदर में लेकर के इसको आ जाता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस tan 1/n माइनस 1 t। कोई बतलाएगा कि मैं अंदर क्यों लेकर के आ गया दोनों को? क्या हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं ऐसे इन जनरल? लिमिट सेम है ना सर, कर ही सकते हैं। नहीं, इन जनरल नहीं कर सकते। वेरिएबल भी सेम, ये वेरिएबल भी सेम, लिमिट भी सेम। नहीं नहीं, उससे दिक्कत नहीं, वो नहीं है। कंसेप्ट ये है ना कि देखिए, हम किसी भी दो चीजों को मर्ज हम तब करते हैं, ठीक है ना, या अलग तब करते हैं जब वो एग्जिस्ट होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है। तो एक पता नहीं, देखिए एक मिनट में बतला, जैसे f प्लस जी है, यहां से हम कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे f प्लस जी है, आप इसको तभी ऐसे लिख सकते हैं जब इसका अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करता है। नहीं, अगर वो इंफिनिटी एक चला जाएगा तो हम नहीं लिख सकते। अब हम नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, हमेशा लिखना ट्रू नहीं है। ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अब डिपेंडेबल कैसे। लेकिन इन जनरल हम तभी लिखेंगे जब, यानी इसको हम अलग तभी करते हैं जब यह एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट करे। तो सेम केस यहां भी है, ठीक है ना। तो ये हम तभी लिखेंगे जब ये भी एग्जिस्ट करे और ये भी। अब कहोगे कि सर ये कैसे पता चला कि एग्जिस्ट कर रहा है? तो मुझे ये बताइए इसका पावर क्या है। देखिए यहाँ पर 2 दिया है ना, तो जब 2 दिया तो मीन्स ये लेस देन 1 पावर है ना। तो जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। लेकिन वहां भी 0 पर इंफिनिटी चला जाएगा ना, ये यानी दोनों तरफ से इम्प्रॉपर हो रहा है। तो जब दोनों तरफ से इम्प्रॉपर हो रहा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए हो रहा है, ठीक है ना, हटाओ। क्योंकि अब हमें ये शो करना होगा कि ये फाइनाइट हो रहा है, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम ऐसे ही करते हैं, या हम वो वाला केस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंने किया था। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मुझे बतलाइए कि ये टाइम क्या है, 0 से π/2 के बीच में, इंफिनिटी के बीच में होगा, यही ना। तो एक का पावर कम है, एक का पावर ज्यादा है, तो क्या इसका क्या साइन आ रहा है, इसका पावर ये कम हो रहा है, ये मीन्स ये ज्यादा इसका रूट है ना, इसका ये कम रूट है, तो ये ग्रेटर होगा ना। तो यहाँ भी दो केस हो रहा है। एक केस की यदि tan 0 से यानी यहाँ पर t की वैल्यू 0 से π/2 के बीच, π/4 के बीच में है। तो जब 0 से π/4 के बीच में होगा तो उस केस में ये क्या होगा, 0 to 1 के बीच में होगा। और 0 to 1 के बीच में जब हम पावर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जैसे 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 ले लीजिए और यहाँ पर 1/2 का पावर 1 ले लीजिए। मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, नहीं। चलिए काम बन गया। अब मैं उल्टा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम ले रहा हूँ और एक जगह लेता हूँ 1/2 और एक जगह लेता हूँ 1। वाह, दोनों केस में ट्रू हो रहा है ना ये। क्या सही है? नहीं नहीं, सही नहीं है ना, सही नहीं है। पावर दूसरी पावर आप 1 ले रहे कंपेयर करने के लिए, 1/2 और 1/3 पावर लीजिए तब। ये है ना, यहाँ पर √2 है तो ये ग्रेटर हो गया ना। नहीं, मैं सही ले रहा हूं, मैं यहाँ पर गलत लिखा था।
ये सही है ना? हाँ, हाँ। तो मुझे ऐसा भी केस लेना पड़ेगा, यानी इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है, यही ना? यानी इस पर दो केस हो रहा है, 0 से π/4 प्लस π/4 से π/2। यदि मैं ऐसा केस लेता हूं तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है? सॉरी, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है और इस केस में लेस देन 0 आ रहा है। अब दोनों को मर्ज करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गया ना, ये लेस देन हो गया और ये ग्रेटर देन हो गया, तो उस केस में ये क्या होगा? क्या ऑलवेज लेस देन 0 होगा? तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो होगा ना, ये लेस देन 0 ही होगा, ठीक है ना? ओवरऑल लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा वैल्यू देगा ना इसके कंपेयर में, यानी निगेटिव वैल्यू ज्यादा आ रहा है पॉजिटिव के कंपेयर में, तो ये लेस देन, देखो तो आंसर क्या आ रहा है, ये लेस देन 0 ही हो रहा है। यानी एक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गया, और डिक्रीजिंग हो गया तो ये कहां पर कन्वर्ज करेगा? 1/4। क्या है आंसर? किसी के पास है आंसर की? कौन सा पेपर है सर? ए में 2020 है। आपके पास नहीं अटैच है क्या? आपके पीडीएफ में अटैच है शायद आंसर। ओ पीडीएफ में अटैच होगा, ओके सॉरी। 21 जय प्रभु, सही हो जाओ। 21 21 21 21 सही है, नहीं है? दिख गया? 0.5। चल, यानी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, पेन को अंदर लेकर के आ जाओ, कम से कम टाइम तो बचेगा ना। या वैसे वहां टाइम है तो थोड़ा बहुत सोच लिए, तो मैं भी सोच लिया। मैं चीजों को लॉजिकली भरना है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ठीक है? भले फाइनली मैं सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, वो अलग केस है, लेकिन मैं गलत चीज अप्लाई नहीं कर रहा हूं, या अप्लाई भी कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। यानी सस्पेंशियल है, 100% श्योरिटी नहीं है, ये मुझे पता चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गलत अप्लाई करते हैं, मुझे पता रहता है कि हम सही कर रहे हैं। सॉल्व करने के बेस है ना, आपने पहले डिक्रीजिंग शो किया, मतलब पहले वो लोअर बाउंड की डिक्रीजिंग, वो 100 में 90% चांस था कि आंसर सही है। हाँ, तो मीन्स आपके पास अप्रोच सही होना चाहिए, और जब आप इस लेवल पर हो ना कि आप अप्रोच देख लेंगे, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि वहां आपको सभी क्वेश्चंस नहीं करना है, हमें 25 to 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यदि आप इतना टारगेट रख रहे हैं तो आपके पास सोचने के लिए सफिशिएंट टाइम है, और हर चीज को लॉजिकली प्रोसीड कीजिए, हर चीज को। तो जब आप लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं चीजें सही ही होगी। यानी आप उस केस में तुक्का भी मारिएगा ना तो 100% सही ही होगा। तो ये आपका हो गया। तुक्का भी लॉजिक से मारा था ना? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तुक्का भी लॉजिक से मारना है, ऐसे नहीं आंख बंद करके तुक्का मार दिए। तो मैंने लॉजिक से तुक्का मारा था कि सही हो गया। चलो, यानी आपका एक्शन डिक्रीजिंग कर दिया, मैंने डिक्रीजिंग बतला दिया, और साथ में आपका एक्शन का लोअर 1/4 मैंने प्रूव कर दिया। यानी थोड़ा मैंने दिमाग लगाया, एम यहाँ पर किंग रूल अप्लाई किया। किंग रूल अप्लाई करने के बाद फिर हमने वहां पर एम ग्रेटर देन जीएम अप्लाई किया। एम ग्रेटर देन जीएम अप्लाई करके फिर ये चीजें थोड़ी सोचने वाली होती है, ठीक है ना? ये शायद नॉर्मल क्लिक ना करे, आपका नॉर्मली क्लिक ना करे कि इजीली आप शायद क्लिक कर जाए। यदि आप किंग रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ कॉट 1/NT/dt हो जाएगा। फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करने से क्या हो गया, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गया। अब एम ग्रेटर देन जीएम हम शुरू से अप्लाई करते आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि यह ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैंने एम ग्रेटर देन जीएम अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद एक्शन क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 आ गया, और प्लस में हमने प्रूव कर दिया कि एक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। कैसे प्रूव किया? सिंपली हमने डिफरेंस ले लिया। तो जो चीजें आप कर रहे हो ना, एक बार लिख करके भी देख लो, इससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना?
कि आप कर क्या रहे हो, वो चीजें दिख जाती है और हमें चीजों को देखना ही है, न कि रट्टा मारना। तो हमने देख लिया तो हो गया। फिर यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि यह लेस देन 0। तो बस लोअर बाउंड हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। यानी इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी सेम कंसेप्ट पर था। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में है ना। ठीक है, ये देखते हैं। टी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, वी टी नहीं वी, और टी वी से भी है। यानी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए एम में मैट्रिक्स ले लेता हूं, वी से भी है, क्योंकि हमें एम में कंफर्टेबल है ना। आप एम करते हुए शुरू से आ रहे हो मैट्रिक्स, तो इसलिए मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जहां पर कह रहा है कि रेंज ऑफ टी इक्वल टू नॉल स्पेस ऑफ टी, तो यहाँ का जो रेंज होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि कॉलम स्पेस होता है। रेंज मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है ना, उसको डिनोट करता है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, मैट्रिक्स का जो रेंज होगा वो कॉलम होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से मीन्स यहाँ पे ये दोनों के दोनों का डायमेंशन आपस में, सॉरी एक मिनट, ये कह रहे हैं ना कि सच दैट रेंज स्पेस इक्वल टू नल स्पेस, यानी जो रेंज स्पेस है वही नल स्पेस भी है। तो नल स्पेस कहाँ से आता है, डोमेन से आता है ना। टीवी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, टीवी इक्वल टू 0 होता है, तो V बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ T होता है। ठीक है, और रेंज क्या होता है, उसमें जाता है। ओके, रेंज इसमें आएगा ना, रेंज इसमें आएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ना, हमें फॉल्स चूज करना है। पहले ये आपको समझ में आ गया ये क्या बोल रहा है, ये यह बोल रहा है। देखिए, मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू नल स्पेस है, नल स्पेस ऑफ T है, सपोज है, तो देन T ऑफ x क्या होगा, 0 होगा ना। T ऑफ x 0 है, T ऑफ x 0 है। अब यही x रेंज में है, रेंज स्पेस ऑफ T है। तो अकॉर्डिंग टू बाय डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू v सच दैट T ऑफ y इक्वल टू x। ये समझ में आया आपको, ये फंक्शन ही है ना। जैसे आपको पता चले कि आपको ये फंक्शन है a टू b में, और एक सेट b, इसका सेट b में एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका इमेज है, तो उसके लिए एक एलिमेंट सेट a में होना चाहिए ना जिसका इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है ये बात, क्या हुआ। क्या आप लोग क्लास में हो ना। तो क्या ये समझ में नहीं आया, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे एक एलिमेंट इसका इमेज है इसमें, तो उसके लिए पहले यहाँ कुछ एलिमेंट होना चाहिए ना जिसका इमेज बनेगा। मैं बोलूंगा कि f इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए कुछ x होना चाहिए ना। आप R2 दिखा रहे हैं क्या? नहीं, यह मैं रेंज को डिफाइन कर रहा हूँ। रेंज को डिफाइन, तो रेंज 2 तो मतलब ये रेंज में एक ऑन टू टाइप फंक्शन होती है ना। नहीं, मैं अभी ऑन टू थोड़े बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि इसमें यह है, रेंज में है, तो उसके लिए कोई y डोमेन में होना चाहिए ना, बस मैं ये बोल रहा हूँ। यदि आपको ऐसे लिखने में दिक्कत है ना, तो इसको y बोल लीजिए, इसको x बोल लीजिए, x। तो अब आपको ये सही समझ में आ जाएगा, हो गया। और वही y कहाँ है, ये सेम y यहाँ भी है, तो T ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये नल में है, तो नल का डिफिनीशन ये है। अब देखिए, तो इस पर फिर से T ऑपरेट कीजिए, तो यानी T स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया ना। T स्क्वायर 0 हो गया। समझ में आइए कैसे कि दोनों साइड T ऑपरेट कर दिया मैं।
तो टी स्क्वायर जीरो हो गया। देखते हैं जीरो इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। अब ये हम कैसे बोले, अब तो हमें चेक करना होगा ना, तो आइए चेक करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इन दोनों का डायमेंशन भी आपस में इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ नॉल स्पेस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो एक फॉर्मूला होता है कि डायमेंशन ऑफ नॉल स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इक्वल टू एन, यही होता है ना। जी। और इसका डायमेंशन कितना है, कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स है ना, ओवर कॉम्प्लेक्स है। तो मान लीजिए कि हम रियल में ही काम करें, जब रियल से फेल होगा तो हम कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन दोनों का इक्वल है, तो यानी डायमेंशन ऑफ ये कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ नॉल ये आपस में इक्वल है तो n/2 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि यदि ये रेंज में है तो जितने भी रेंज में है, जितने भी एलिमेंट रेंज में है सबका ओके ओके ओके, हाँ हो गया, चलिए क्लिक कर गया। एक काम कीजिए, देखिए जितने भी एलिमेंट रेंज स्पेस में लाई कर रहा है सबके लिए हम ऐसा लिख लेंगे, और हर रेंज के लिए यहां से हम यहां पहुंच जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, टी स्क्वायर जीरो है ना आइडेंटिकली। रेंज का मतलब यही है ना कि टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रेंज स्पेस। अब उसमें मैं टी को ऑपरेट दोबारा कर रहा हूं तो उस केस में क्या हो जा रहा है, आइडेंटिकली जीरो हो जा रहा है ना टी स्क्वायर, यानी केवल जीरो ही आइगन वैल्यू मिलेगा, यानी ऑप्शन बी भी ट्रू हो गया, ओनली जीरो आइगन वैल्यू। जब द डायमेंशन ऑफ वी इज इवन आ गया ना, क्यों फॉल्स हमें चूज करना है, बोथ जीरो यानी ऑप्शन सी फॉल्स हो गया ना। और डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा। क्यों होगा इवन, क्योंकि इसको 2 से कैंसल आउट करना है ना। डायमेंशन हमेशा नेचुरल नंबर होता है, क्लियर है। यानी मैट्रिक्स मिला यानी, हाँ हाँ बोलिए। मतलब लीनियर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गया ना, इक्विवेलेंट की आइगन वैल्यू जीरो हो गई ना। हाँ हाँ, इसलिए मैंने किया, जब टी स्क्वायर जीरो हो गया तो यह पोलिनोमियल हो गया ना, एक तरह से हम बोलेंगे मिनिमल पोलिनोमियल ही बोल लो आप। हाँ, उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर मिलियन कॉर्ड नंबर हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। और चूंकि ये भी ऐसे ही क्लियर है कि डायमेंशन, ये रैंक नलिटी थ्योरम से दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल है, तो इससे 2 से डिवाइड होगा, तो मींस 2 से n कटना चाहिए। क्लियर है, चलिए ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। P कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अच्छी बात है, एक्स पी वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। मैंने कि पढ़ाने का टाइम नहीं है ना, केवल क्वेश्चन ही कराने का टाइम है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा इशू है। यानी जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है, बेस बना है, थोड़ा बहुत मालूम है, तो उनके लिए ये अच्छा है। या आप कोशिश भी कर रहे हैं ना तो फिर भी अच्छा है, लास्ट तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यानी इनमें से 5 क्वेश्चन भी आपका सेम कंसेप्ट आ गया तो आपका तो काम हो गया ना। हमें तो 15 में 15 करना नहीं है मैथ में, 15 में तो 7 to 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन करना है, तो बस हो जाएगा आपका। लेकिन होप छोड़ दोगे तो मुश्किल है, तो लास्ट तक लगे रहो, समझ में आए या ना आए देखते रहो, बस पिक्चर देखते रहो आप। एक्स पी वाई इक्वल टू 0 एक्स, जानते हैं हमें चीजें कब क्लिक नहीं करती है, जब हम बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं। जब हम 5 ही पॉइंट सीखे हैं और वही 5 पॉइंट एग्जाम में आएगा, तब नींद में भी जाओगे ना फिर भी वो 5 पॉइंट आपका क्लिक करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपके लिए निरर्थक है, क्योंकि आपसे हो नहीं रहा है। तो आप वही 5 ढूंढोगे जो आपसे हो रहा है, तो उस केस में वो चीजें क्लिक कर जाती है। तो मैं कहने का मतलब ये कि आप होप बनाए रखिए, होप मत छोड़िए। हाँ, इफ एक्स पी वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इतना एंड वाई बिलोंग्स टू इतना, ये तो क्या कह रहा है, ये देखिए तो एक मिनट यहाँ पर थोड़ा अच्छे से चीजों को समझिए।
ये कह रहा है कि एक्स पी वाई इक्वल टू 0 है। आप x कुछ भी चूज कर लीजिए और y कुछ भी चूज कर लीजिए, यानी ये x से कंफ्यूजन हो रहा है तो v p u कर लीजिए। ये फॉर ऑल u और v के लिए ये क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यह आइडेंटिकली 0 होगा ना, तो ही ना ये पॉसिबल है। यह एक तरह से आइडेंटिटी टाइप का हो रहा है ना, जैसे आप 10+2 में पढ़े होंगे या 10th क्लास में, दिस इज आइडेंटिकली 0। तो यह आइडेंटिकली 0 कब है, जब सारे के सारे टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना। दैट मीन्स कि p इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इफ m इक्वल टू n, p इज सिमेट्रिक एंड p स्क्वायर, हाँ बोलिए। अगर हम x और y को 0 ले लेंगे, नहीं, ये फॉर ऑल के लिए कर रहा है ना, फॉर ऑल के लिए कर रहा है, 1 2 के लिए नहीं, फॉर ऑल कुछ भी आप चूज करो ऑलवेज 0 ही होगा। क्लियर है? एक्स और वाई दोनों जीरो मैट्रिक्स ले लिए, और लेकिन पी अगर फिर जीरो मैट्रिक्स ना हो तो भी तो जीरो ही होगा फाइनल। तो नहीं, फॉर ऑल के लिए 0 लेना है। फॉर ऑल आप x कुछ भी चूज करो ऑलवेज ऑपरेशन 0 ही होगा। आप पार्टिकुलर मत चूज कीजिए, इन जनरल चूज कीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप m और n को फिक्स कर दीजिए, 2,1 का बना लीजिए मैट्रिक्स, ठीक है, या 2,2 का बना लीजिए, सही है। अब यहाँ पे v एक चूज कर लीजिए x y, और यहाँ पे u चूज कर लीजिए u v। अब देखिए यह ऑलवेज 0 कब होगा, तो जब आप निकालिएगा ना तो इसका ईच टर्म 0 हो जाएगा, तो ही पॉसिबल है। हाँ, इफ m इक्वल देन p इज सिमेट्रिक, p इज सिमेट्रिक एंड p स्क्वायर इक्वल टू देन p इक्वल, ये सही बोल रहा है ना। किसी का कॉल आ रहा है बाहर। ये क्या हो जाएगा, p सिमेट्रिक एंड p स्क्वायर देन p 0 हो जाएगा ना, ये तो सही बोल रहा है ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक भी एलिमेंट नॉन जीरो लोगे तो दूसरा भी नॉन जीरो हो जाएगा, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। तो उस केस में p ऑलवेज 0 ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। देखता हूं ऑप्शन है ना, ट्रू ही चूज करना। जा सकता है स्टैट्स एग्जाम में। क्या बोलिए? इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं स्टैट्स के एग्जाम में। हाँ, हाँ। ये क्वेश्चन इसलिए दे सकते हैं ना कि ये मतलब थोड़ा सा रिलेटेड है स्टैट्स से। हाँ, ये पता नहीं मेरे से कैसे छूट गया, उन लोगों को ये मैं कराया नहीं। खैर अभी मैं कराता हूँ, 20 के बाद बैठता हूँ और एक एक क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट लेने रखता हूँ, ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन में लास्ट तक करा देता हूँ। अभी बहुत दुनिया भर के क्वेश्चन बाकी, अभी वही पूरा नहीं हुआ। तो 20 के बाद मैं केवल PYQ कराता हूँ, नेट का PYQ, ISI का PYQ, ISS का PYQ, UPSC का PYQ, जैम का PYQ, गेट का PYQ, जो PhD एंट्रेंस एग्जाम हुए है IIT में, जो उसका पेपर मेरे पास है उसका, तो मैं सबका कराता हूँ। हाँ, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चंस वगैरह मिला है, ठीक है ना, लेकिन वो सेट करने का टाइम नहीं है क्योंकि उसका ऑप्शन बनाना है। तो अगले बार के लिए जो स्टार्ट होगा ना, तो उसके लिए सब कुछ रहेगा। आप ऐसे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए बुक में ना। ठीक है, वो मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा। हाँ। यूनिफॉर्मली हटा दो, आप ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये है ना, ये आपके सिलेबस में सेकंड नहीं है वो, मैथड नहीं है। क्या है, ये तो है ना ये। सेकंड नंबर ओ, ये कहां से आ गया, हटाओ इसको। लेकिन पहला स्टेटमेंट हम देख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। देयर एग्जिस्ट लोअर ट्रायंगल, नहीं, ये तो वो हो गया ना, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन हो गया, आपके सिलेबस में नहीं है ये देखते हैं, ये तो ज्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इतना टफ आप लोगों का नहीं पूछेगा, ठीक है ना।
V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर, ये आर सब स्पेस सब भी है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इफ डब्ल्यू वी है, ठीक है, देन स्पाइन इतना इक्वल टू इतना, ये आप इस टाइप से रिलेट कर सकते हो ना प्रोबेबिलिटी से। यदि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 1 है तो क्या जो दोनों वो होगा सेट होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट A3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा यानी 1, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इंटू यानी सेट A1 यूनियन A2 प्लस सेट ये आपस में इसका सम 1 होगा, क्या जरूरी है? हाँ हाँ यार, हो जाएगा? यूनियन है सॉरी, हाँ हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हो जाएगा? तो यूनियन है ना सॉरी। अगर मतलब यूनियन तब वन होगा ना जब ये सारे वो हो जाएंगे ना डिजाइन। नहीं अगर कॉमन हो तो भी हो जाएगा ना। तो चेक करते हो वो चेक करना होगा यार, ऐसे कैसे बतला सकते हो, मुझे तो लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, कैसे होगा? मान लो कि यार दो एलिमेंट कॉमन है, दो एलिमेंट कॉमन है तो कैसे होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, मतलब एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन भी बी इंटरसेक्शन से ओ ए हाँ। यूनियन बी यूनियन सी यूनियन ए दिया है, फिर सबका यूनियन लिया है, तो ये नहीं तो क्या होगा लास्ट ना। में 1 से बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? इस केस में मुझे लग रहा है कि 1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं 1 से बड़ा हो जाएगा, इस केस में 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी 1 की इक्वल तो नहीं होगा, ये श्योर। मीन जरूरी नहीं है कि 1 से छोटा भी हो सकता है ना, W1 W2 W2 W3 W3 ये तो 1 से छोटा भी हो सकता है यदि हम सबसेट बना दे तो। चीजों को चेक करना होगा, आप लोग चेक कीजिएगा, इस पर हम फोकस करते हैं। यदि हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास E1 E2 E3 है, ठीक है, तो इस केस के लिए ट्रू आ रहा है क्या ये V के इक्वल नहीं है ना, या V के इक्वल नहीं है, E1 प्लस E2 प्लस E3 वन से बड़ा हो सकता है, क्योंकि मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर एलिमेंट सैंपल स्पेस से ज्यादा हो गए हाँ, वन से बड़ा 1 से बड़ा हो जाएगा। अब इसका यूनियन, तो इसका यूनियन तो यही आएगा ना, क्या ही दिक्कत है। चलो वैसे भी इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना, टाइम लग रहा है तो इसको बाद में करते हैं, वैसे आप लोग का इतना टफ नहीं आएगा। ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है शायद, तो ये ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ये आर क्यों दिया है, ट्रांसफॉर ओवर आर सर्टिफाई, ओके ओके, ये ओके, ये पोलिनोमियल है ना, ये पोलिनोमियल है, तो R2 पोलिनोमियल, R4 से पोलिनोमियल, ये तो हो जाएगा ना, ये तो आसान है ना, यदि ऐसा आता है तो आप तो ये तो कर ही लोगे, ये तो आसान है। ये डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया है, ये निकालना था। इस वेक्टर को क्या कीजिएगा, इन दोनों के इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। इस वेक्टर को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर कॉपरेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ 53 नंबर, देखिए 53 नंबर में क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, टेलर सीरीज है ना, तो ऐसा दे सकता है। तो आपको करने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीका ये है ना कि आप ना इसको ना थोड़ा कुछ अलग वे से सोचिए। इसमें हमें क्या करना है कि आपको दिख रहा है कि आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, कितने बार, 5 टाइम्स ना, यस सर, और x इक्वल टू 1 के अबाउट
1/5 का फैक्टोरियल। सुबह से शाम हो जाएगा क्योंकि क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो ऐसे नहीं करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इसको सेट करना है। कैसे सेट करना है? आप ln को लिख सकते हो 1 प्लस x माइनस 1। t प्लस 1 प्लस माइनस 1 कर देना है। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, टी कर दीजिए यहाँ पर। ये अब इसका आप अब सब सपोज दैट कि ये y है तो 1 प्लस वाई, ln 1 प्लस वाई का एक्सपेंशन क्या होगा? लिख लीजिए, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट करने के बाद इंटीग्रेट कर दीजिएगा और इंटीग्रेट करने के बाद देख लीजिएगा कि इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा अब, यानी इसका एक्सपेंशन होता है ये। ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पुट कीजिएगा t माइनस 1, तो t माइनस वन कॉमन होकर के कैंसल आउट हो जाएगा। वैसे कीजिएगा तो करते रह जाइएगा। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। हाँ ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। ये क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, फिर से वही आ गया ना, लेकिन इसमें पंगा क्या है, इन्फिनिटी लाने से प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर बाई पार्ट अप्लाई करेंगे पहले, ठीक है ना। वहां पर हमें कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए हमने कुछ अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर हम पहले बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। तो बाई पार्ट अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, इसको हमें इसको बाहर निकालना है क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको इंटीग्रेट किया तो अपॉन n प्लस 1 आया, x टू द पावर n प्लस 1, 0 से 1, सही है ना। इसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आएगी ना, 1 पुट कीजिए, 1 0 पर 0, तो n अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1, यानी इसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ गई। और यहाँ पर बचेगा n इंटू n प्लस 1। समझ में आया ये? यानी वैसे हाँ पुट करेंगे तो ई कहाँ चला जाएगा? मैं डिफरेंशिएट किया हूं ना। नहीं पहले आप लिमिट पुट किए ना, उसमें 1 ओके ओके, ई होगा तब यहाँ पर। अब सही है ना? ई अब n अपॉन n प्लस 1 भी तो होगा। हाँ तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 1 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है। मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट कर अप्लाई कर रहे थे साथ में भी। हाँ हाँ मैंने सोचा शायद खाली बाई पार्ट। ठीक। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आना और n वगैरह रहे ना, तो पहले वैसे टर्म को इंटीग्रेट कीजिए जिसके चलते डिनोमिनेटर में n आए और बाकी वालों को बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ x टू द पावर n ही है और इसका टाइप फिक्स है। ऐसा 4-5 क्वेश्चन आया है, जैम में भी आया है और गेट में भी आया है, एमए में भी आया और एमएस में भी आया है। तो यदि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका अप्रोच बिल्कुल फिक्स है, यही होगा। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद ना, या तो आप कीजिए या 0 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 0 कर दीजिए, ये 0 ही होगा। या आप यहाँ पर साइंटिफिक थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो चूंकि आपको पता है कि बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो ये होगा, सही है ना। जीरो टू 1 के बीच में। इसके बाद x टू द पावर n से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो n प्लस 2 आएगा। समझ में आया ये? अब n अपॉन n प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में। अब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। इधर भी 0 इधर भी 0। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया। तो क्या हो गया आंसर, ई हो गया। ये समझ में आया?
हो गया आपका। तो आपका जैम 2020 का भी हो गया। तो अगले क्लास में हम जैम 2019 का पेपर करेंगे।